अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट डे का लेक्चर। और फर्स्ट डे के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी समझते हैं इस टॉपिक को, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करवा सकूँ। और वो टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक। तो भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी उसकी अहमियत है, तो क्यों है? तो देखो, बात यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि लाइट के इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकूं तो मुझे दो ऐसी लाइट चाहिए जो कि मोनोक्रोमेटिक हो, सेम वेवलेंथ वाली हो, और कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब सेम फेज में हो, यानी कि बिल्कुल सेम हालत में हो जब दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करें। तो ऐसी दो सोर्सेस तो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो एक रिजल्ट, एक तरीकेकार निकाला यंग ने, और वो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर समझेंगे, जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरीके से हुआ था। मतलब पहले हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और बाद में जो डेरिवेशन वाला हिस्सा है उसकी तरफ आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो समझ लो ये एक ऐसा बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को इमिट कर रहा है, यानी कि एक ऐसी लाइट जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। ठीक है जी। तो ये इमिट करेगा तो इस तरीके से सबसे पहले हमें मिलेगा उसका एक क्रस्ट। तो ये जो ब्लू से नज़र आ रहा है ये आप समझ लें कि एक क्रस्ट का वेव फ्रंट है। इसी तरीके से ट्रफ आएगी, नेक्स्ट क्रस्ट ट्रफ, फिर इसी तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ। तो यहाँ पे जो ब्लू से आपको नज़र आ रहे हैं ना वेव फ्रंट, ये क्रस्ट को शो कर रहे हैं, और जो ब्राउन से नज़र आ रहे हैं वो ट्रफ को शो कर रहे हैं। ठीक है ना। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम क्या रखते हैं, हम इसके सामने एक ऑब्स्टेकल रखते हैं, और उस ऑब्स्टेकल के अंदर ये दो ओपनिंग्स हैं। अच्छा, इन ओपनिंग्स को स्लिट्स कहा जाता है, और ये बहुत नैरो होने चाहिए। जितने नैरो होंगे उतना हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये यंग ने जो किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें ये जो स्लिट्स थे, यानी कि जो ओपनिंग्स हैं जहाँ से हमने लाइट को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होने चाहिए कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। ओके, फिर क्या होगा, लाइट कुछ इधर से आउट होगी, कुछ इधर से आउट होगी। ठीक है, तो देख लो फॉर एग्जांपल जो पहला वाला क्रस्ट यहाँ पे हमने बनाया था, वो यहाँ पे पहला पहला क्रस्ट नज़र आ जाएगा दोनों तरफ। इसी तरीके से फिर ये आ गए दोनों के दोनों ट्रफ, और यहाँ पे दोनों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। इसी तरीके से फिर ये आ गए क्रस्ट। ठीक है ना, दोनों के क्रस्ट आ गए और इंटरफेरेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी क्लियरली। और इसी तरीके से आखिरी वाला ट्रफ भी आपस में इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, अब आप ये देख लो कि एक लाइट को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया है, तो मोनोक्रोमेटिक भी है और लाइट सेम फेज से भी आ रही है, मतलब कि एक ही सोर्स से आ रही है। जाहिर सी बात है, एक ही वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कराए तो फेज भी सेम है, कोहेरेंट भी है, और ये मोनोक्रोमेटिक भी हैं। यानी कि हम इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर उसको ऑब्जर्व कैसे करें, तो उसके लिए ज़रूरत है हमें एक स्क्रीन की। यहाँ पे हमने पर्दा सा वाइट कलर का कपड़ा रख दिया, या कोई भी स्क्रीन जो कि वाइट हो, जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्लियरली हमें नज़र आएगी। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में कि दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब क्रस्ट पे क्रस्ट या ट्रफ पे ट्रफ लाई करे। ओके। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रस्ट लाई करे। तो ज़रा आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले ये दोनों ब्राउन वाले जो हैं वो ट्रफ है, यानी कि ट्रफ पे ट्रफ लाई कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और बिल्कुल इसी की सीध में आ जाओ, यहाँ पे दो क्रस्ट आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये भी जो पॉइंट है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। सिमिलरली इसी की सीध में आ जाओ, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि दो ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के अंदर जो लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आप देखेंगे हमें सामने लाइट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से रेड लाइट एमिट हो रही है, तो हमें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक फ्रिंज, यानी कि एक चौड़ी सी एक जगह नज़र आएगी जहाँ तक लाइट पहुँच रही होगी, इसको फ्रिंज कहते हैं, और लाइट यहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है ना, तो मैंने लाइट को फॉर एग्जांपल रेड से शो कर दिया है कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही थी वो थी रेड कलर की। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके अलावा कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है इसके ऊपर और नीचे की तरफ। तो ज़रा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ लाई कर रहा है।
ठीक है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो हमें कौन सा इंटरफेरेंस नजर आ रहा है, क्लियरली डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इसके ऊपर यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी। और इसी तरीके से इसी के बिल्कुल नीचे आ जाओ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लाइट, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ से जो लाइट जा रही है वो यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होगा, अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऊपर। क्यों हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि देख लो यहाँ पे ट्रफ फ्लाई कर रहा है, तो ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यकीनन हम देखेंगे कि यहाँ पर लाइट पहुँच रही है, हमें एक ब्राइट लाइट का पोर्शन नज़र आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ब्राइट लाइट मिलेगी। क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ गैप नज़र आया, लाइट नहीं पहुँची, फिर लाइट पहुँची, फिर ऐसे ही होगा लाइट नहीं पहुँचेगी, फिर यहाँ पे लाइट पहुँचेगी। सिमिलरली यहाँ पे लाइट पहुँच रही है, सेंट्रल जो है यहाँ पे नहीं पहुँच रही, ठीक है ना, यहाँ पे अंधेरा होगा, फिर यहाँ पे लाइट पहुँच रही है, फिर आगे अंधेरा होगा, यानी कि पैटर्न इसी तरीके से चलेगा। और ये जो पैटर्न है, जहाँ जहाँ लाइट पहुँच रही है, ये जो जगह है, स्पेस है, फ्रिंज है, जाहिर सी बात है चौड़ी जगह है तो फ्रिंज कहते हैं उसे, तो ये बन जाते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। ये वो जगह है जहाँ पर लाइट पहुँची, और लाइट पहुँची है तो वहाँ पे किस इंटरफेरेंस की वजह से लाइट पहुँची है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और सिमिलरली जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची, यानी कि यहाँ पर और ऊपर वाला पोर्शन भी होगा और यहाँ वाला पोर्शन भी होगा, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँची, तो ये एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, इस वजह से इन फ्रिंजेस को हम कहते हैं डार्क फ्रिंजेस। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है ना, बेसिकली वो यही डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैं। यंग ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंडीशंस फुलफिल करी, ठीक है ना, कंडीशंस फुलफिल करी इंटरफेरेंस की। मोनोक्रोमेटिक भी हैं दोनों लाइट है, इस वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। फिर सेम फेज में भी जाहिर सी बात है कोहेरेंट है, एक ही वेव है, उसी को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, तो दोनों का फेज तो सेम होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट पूरा। अब इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए पेपर में दिए जाते हैं, तो वो मैं वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है जी। अब उसी को जो है ना वेव फ्रंट के बजाय हमने रे से कंसिडर कर लिया। फॉर एग्जांपल दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, ठीक है, इनसे बहुत सारी रेज जा रही होंगी, लेकिन मैंने कोई सी दो रे बनाई। एक रे बनाई जो S1 से जा रही है पॉइंट P पर, और फिर दूसरी रे बनाई जो S2 से जा रही है पॉइंट P पर, ठीक है ना। दोनों ही पॉइंट P पर मीट कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी, अभी हमें इस बारे में नहीं सोचना, लेकिन बस ये कि दोनों रेज वहाँ पे जाकर मिल रही हैं। तो पहले वाली जो है रे है उसको R1 का नाम दे दिया, और दूसरी वाली जो रे है उसको R2 का नाम दे दिया। अच्छा, D है दोनों स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, और L जो है ये है स्क्रीन से लेकर ये जो स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही है, स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, जो कि हम किससे शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं L से। तो फिलहाल फिगर की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, फिलहाल जो कुछ मैंने बताया उसको याद रखना है। S1 S2 दो स्लिट्स हैं, दरमियान का डिस्टेंस D है, ठीक है जी। इन स्लिट से L फासले के ऊपर एक स्क्रीन रखी हुई है, हमने कंसिडर किया पॉइंट P, जहाँ पे S1 और S2 से गुजरने वाली दो रेज R1 और R2 जाकर मिल रही हैं पॉइंट P के ऊपर। और ये जो पॉइंट P है, ये हमारे जो दोनों स्लिट्स के दरमियान जो सेंट्रल पार्ट है ना, जो सेंट्रल पॉइंट है, उसके रेफरेंस से अगर स्क्रीन पर एक पॉइंट बनाया जाए, यानी कि समझ लो स्क्रीन के सेंटर से कुछ फासले पर है, तो वो जो हाइट है उसको हमने शो किया हुआ है y से, यानी कि C जो है वो सेंटर पार्ट है इस स्क्रीन का, और O जो है वो मिड पॉइंट है S1 और S2 यानी कि दोनों स्लिट्स का। अच्छा जी, अब देख लेते हैं पार्ट डिफरेंस निकालना है बेसिकली, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, बेसिकली वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो पाथ डिफरेंस कैसे होगा, क्लियरली नज़र आ रहा है, R2 ज़्यादा फासला तय कर रही है P तक, R1 कम फासला तय कर रही है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा फासला तय कर रही है, तो यकीनन ये वाला जो डिस्टेंस है S1P यानी कि PS1 डिस्टेंस है, और ये P से लेके S2 तक का डिस्टेंस PS2 होगा। तो पार्ट डिफरेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, PS2 में से PS1 को माइनस कराएंगे, ठीक है, यानी कि R2 में से R1 को माइनस कराएंगे। लेकिन वो कैसे करा सकते हैं, तो देखो ग्राफिकली करेंगे। हम क्या करेंगे, हम छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ, यानी कि छोटी रे R1 से R2 की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि मीट कर रहा है पॉइंट Q के ऊपर, ठीक है जी। तो यकीनन हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया S1 S2 Q, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है जो कि हमने बनाया है थीटा, ठीक है, ये बन रहा है जो भी हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसका S1 से एंगल,
ठीक है जी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया S1 S2 Q। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ ये वाली वैल्यू ना, S2 से लेके Q तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाली साइड वो कौन सी है? वो है S2 से लेके Q वाली साइड। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया S2Q, ठीक है जी। और अपॉन में आना चाहिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने, ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? S1 और S2 तक का डिस्टेंस, और उसको हमने किससे शो करा है? D से शो करा है, ठीक है जी। तो ये आ गया, ये पूरा साइन थीटा ही है। एस मैंने लिख तो दिया, एक्चुअली साइन थीटा है। तो हमें S2Q जो कि पाथ डिफरेंस है, दोनों के रास्ते का फ़र्क है, वो निकालेंगे तो D जो है वो साइन थीटा के साथ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है D साइन थीटा। तो आप देख लो, ये पाथ डिफरेंस या दो रेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको मालूम करने का तरीक़ेकार है कि छोटी रे से बड़ी रे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है यही पार्ट डिफरेंस है। अगर इसको निकाल दें तो देख लो R1 और R2 बराबर ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है नहीं। और बाकी ये है कि हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री से मालूम कर लिया कि पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? D साइन थीटा के बराबर है, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है? देखो हमें पता है पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा का, ठीक है ना। ये हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जो इंटरफेरेंस वाला लेक्चर है उसके अंदर कवर कर चुके हैं। नहीं देखा तो उसको लाजमी जाके देखना, वरना क्लियर नहीं हो पाएगी बात, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त यह है कि पार्ट डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होना चाहिए, दोनों वेव्स के दरमियान का फ़र्क m लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और फिलहाल क्योंकि हम ड्राइव कर चुके हैं कि पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा के बराबर है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि d साइन थीटा किसके बराबर होगा? m लैम्डा के। और m क्या हो सकता है? m हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब उस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है। हाँ, ये याद रखना कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होता है वो 0 डिग्री पे बनता है, और 0 डिग्री का मतलब हो गया m इज़ इक्वल टू 0। तो इसको 0 ऑर्डर मैक्सिमम कहा जाता है, यानी कि पहला जो मैक्सिमम है वो 0 ऑर्डर मैक्सिमम है, ठीक है जी। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं कि उसके लिए पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है, और पार्ट डिफरेंस हम लोग ड्राइव कर चुके हैं कि वो d साइन थीटा है। सो इन दिस केस d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, जिसे हम मिनिमा भी कहते हैं। और फिर वो बात है m0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 समथिंग हो सकता है। अच्छा, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हम मेजर करते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ठीक है, जैसे पॉइंट सी से फिगर में हमने शो किया था। सिंस द डिस्टेंस L, जो L डिस्टेंस था स्लिट्स का, स्क्रीन से जो डिस्टेंस था, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो कि D है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। D जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, जबकि L उसके लिहाज से बहुत बड़ी वैल्यू है। L मीटर्स में होता है और ये जो है कुछ मिलीमीटर्स के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंस है। तो एंगल जो बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल एंगल होगा। और अगर स्मॉल एंगल होता है तो स्मॉल एंगल्स के लिए एक शर्त है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है जी। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। और ये वैल्यू हम ले रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल OQP। अब मैं पहले वो ट्राइंगल दिखा देता हूँ, लेकिन आप ये प्रॉपर्टी याद रखना कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? फॉर स्मॉल एंगल्स। और एंगल क्यों स्मॉल है ये बात मैंने समझा दी। जो D डिस्टेंस है वो बहुत कम है और जो L है वो उसके लिहाज से ज़्यादा है, तो एंगल कम ही बन रहा होगा, ठीक है। दोबारा देखो फिगर को, तो देख लो ये जो डिस्टेंस है ना, ये L है। तो अभी मैं एक ट्राइंगल सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड O, ये वाला P, ठीक है जी, और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है पूरा, ये PC और फिर यहाँ से P से O तक और फिर O से C तक, ये वाला एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल छोटा होगा? क्योंकि याद रखो S1 से S2 बहुत छोटी वैल्यू है और L बहुत बड़ी वैल्यू है। L जितना बढ़ता चला जाएगा, याद रखना एंगल उतना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। अब ये जो हमारा डॉटेड ट्राइंगल है ना, OPC, इस ट्राइंगल से आप ज़रा टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड वो कौन क्या है? वो है y, ठीक है जी। ये y आ गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है, जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है बेस की। बेस होगा O से लेके C तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के अंदर
OPC के अंदर हमें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया P से C जो कि y के बराबर है, और बेस हो गया O से लेके C जो कि L के बराबर है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि साइन थीटा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर है, और उसी ट्राइंगल से जब टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो वो किसके बराबर आ गई, y/L के। तो देख लो जो पार्ट डिफरेंस हम ले रहे थे वैल्यू d साइन थीटा के बराबर, अब वो किसके बराबर हो सकता है, वो बराबर हो सकता है dy/L के बराबर। ठीक है जी, dy/L, क्योंकि साइन थीटा की जगह टेन थीटा आया और टेन थीटा की जगह y/L। ओके, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस का पार्ट डिफरेंस हमें पता है d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा होता है, और साइन थीटा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर है ड्यू टू स्मॉल एंगल, और वो खुद बराबर था y/L के। तो y ही पोजीशन है कि कितनी हाइट के ऊपर, सेंटर से कितना ऊपर जाने पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा m लैम्डा l ओवर d। अब पहला कहाँ होगा, तो m की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, m की जगह पे 1 आएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, लैम्डा l ओवर डी, ये आ गया। m की जगह पे 2 रखने पे 2 लैम्डा l ओवर डी। सिमिलरली ये सारी की सारी जो पोजीशंस आई हैं ये हैं पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। फिर इसी तरीके से पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकाल सकते हैं। पार्ट डिफरेंस वही d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा फाइंड कर चुके थे अभी। साइन थीटा क्योंकि टेन थीटा के बराबर है स्मॉल एंगल होने की वजह से, और टेन थीटा वो जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उसके मुताबिक y/L के बराबर है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी m प्लस हाफ लैम्डा l ओवर d। अब पहले फ्रेंच के लिए m की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 1/2 लैम्डा l ओवर d। तो ये हो गया 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा l अपॉन 2d, लैम्डा l ओवर 2d। m की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा l ओवर d। ये आ गया 3 लैम्डा l ओवर 2d। सिमिलरली 2 रखेंगे तो 2 प्लस हाफ ढाई, ढाई होता है 5/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2, और बाकी लैम्डा l ओवर d आ जाएगा। सिमिलरली इसका मतलब ऑड नंबर्स चलेंगे 1 3 5 7 9, और ये सारी पोजीशंस हैं कौन से फ्रिंजेस की, डार्क फ्रिंजेस की। अब है हमारा आखिरी काम फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब कोई से दो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है, कि फ्रिंजेस कितने दूर दूर हैं। तो बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, जिसे डेल्टा एक्स से शो कर रहे हैं, और वो क्या होगा, कोई से भी दो फ्रिंजेस ब्राइट या डार्क के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लो। तो देखो पहला ब्राइट फ्रिंज कहाँ बना था, 0 पर। अभी इससे पहले अगर याद नहीं है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो। पहला ब्राइट फ्रिंज 0 पे बना था, और दूसरा ब्राइट फ्रिंज बना था लैम्डा l ओवर d पे। और मैं यही कह रहा हूँ कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान का फासला ही फ्रिंज स्पेसिंग है। तो चलो 2 और 1 के दरमियान का फ़र्क निकाल लेते हैं, दूसरे ब्राइट और पहले ब्राइट फ्रिंज का। तो लैम्डा l ओवर d माइनस 0, ऑब्वियस सी बात है आंसर आएगा लैम्डा l ओवर d। तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है कि फ्रिंजेस कितनी दूर दूर बनेंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, जिसके मुताबिक अगर एल डी एक्स डेल्टा एक्स नोन है तो हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रही है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, एल पे डिपेंड कर रही है और डी पर। अच्छा वो तो खैर कांस्टेंट होते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हाँ, लेंथ बढ़ाने से यानी कि स्क्रीन का फासला बढ़ाने से फ्रिंजेस के दरमियान का फासला बढ़ेगा, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। और स्लिट्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है ना डी, ये जितना कम होगा उतना बेहतर है। ठीक है ना, वरना तो हमें ये जो फ्रिंजेस हैं ये बिल्कुल मिले मिले नज़र आएंगे, तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ब्राइट फ्रिंज है डार्क फ्रिंज है क्या है, बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। दैट्स इट। आई होप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ है और मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप उसको लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।